स्वागत है दोस्तों आपका रफ़ा अलीज़ अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 से हिमालय की बेटियां पाठ 3। तो पहले हम पाठ पढ़ेंगे, फिर बाद में उसका सरलार्थ करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर हो जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल इत्यादि जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा भावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का संचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़कर देखते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो तिब्बत की बात है,
में भावना हुई थी जो तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब इस कहानी का भावार्थ है। यह पाठ लेखक नागार्जुन जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत, गंभीर दिखाई देती थी। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है कि देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी के प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित हो गए हैं। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।